नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, मैंने कई लोगों के क्वेश्चन अक्सर देखे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो भी अपने इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर कैसे इस एग्जाम में टॉप करें, तब तो सुनकर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप अपनी थिंकिंग पावर को, अपनी सोच को डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए, उसको हाई कीजिए, उच्च कीजिए, तभी फिर चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। देखिए, चलना तो सबको ही है। एक टेंशन के साथ व्यक्ति चलता है और एक बिल्कुल मस्त होके खुशी के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो बस आपको भी बिल्कुल खुशी के साथ रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ही। क्योंकि दोस्तों, सीधा पता है, मैंने पहले भी आपको दोस्तों समझाया था कि आप लोग आज यहाँ पर खड़े हो और ये दोस्तों आप लोग का एग्जाम है और आपको दोस्तों यहाँ पर पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पहुंचना है एग्जाम देने के बाद। और सीधा सीधा पता है कि दोस्तों इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे, पेपर में हम सक्सेस पा लेंगे, सफल हो जाएंगे और बस फिर बल्ले बल्ले मजा आने वाला है। बस इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सिर्फ रीजनिंग में आपको 25 नंबर लाने हैं। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि मैं रीजनिंग को टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग आपके लिए बहुत ही आसान है। जीके में प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ करंट अफेयर के दोस्तों करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और जितनी भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाई है आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर में से करीब करीब दोस्तों 15 अगर 20 नंबर की अगर आई तो आपके दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर तो आना बिल्कुल फिक्स है। अगर 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 18 अगर आपने मेरे पढ़ रखे तो 18 बिल्कुल सही हो जाएंगे। रही बात बाकी साइंस के करीब करीब 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे और साइंस आप लोग के सर पढ़ा रहे हैं, सुमित सर, तो बिल्कुल उससे भी निश्चिंत रहिएगा क्योंकि बहुत ही हम हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहे हैं। तो साइंस में भी आप लोग के 10 नंबर आ जाएंगे। अब बाकी दोस्तों बचे आपके कितने, 20 30 20 नंबर। अब ये 20 नंबर में दोस्तों आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो सारे मिक्सअप वाले क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। और जो भी आपकी रात में क्लास होती है जीके की, अगर आप उसको देख रहे हो कंटिन्यू, तो इस 20 में से भी दोस्तों करीब करीब आप लोग 15 नंबर तो आप लोग ला ही सकते हो। तो ये आप लोग के बिल्कुल तैयार हो गई है। बात करें कंप्यूटर की 2 बुकें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। 2 बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसलिए ये तो 10 नंबर फिक्स हो गए। और बात करेंगे मैथ की, मैथ में आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं सारे टॉपिक पहले आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, फिर उसको मैं मीडियम लेवल से पढ़ाऊंगा, फिर हाई लेवल और फिर एडवांस लेवल। तभी आप जीरो टू हीरो बन पाएंगे और मैथ में इस प्रकार आपके 15 नंबर आ जाएंगे। तो ये है पूरे एग्जाम का पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार रहने वाली है। तो प्लीज अगर आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आपको सपोर्ट करना है सभी लोग मिलकर। तो मंजिलें तो आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बस चलना तो आपको पड़ेगा ही। मंजिल तक हम आपको पहुंचा देंगे, बता देंगे कि कैसे चलना है, लेकिन फिर भी चलना तो आपको ही पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। चलिए, तो आज मैं पूरा पेपर लेकर आया हूं आपके लिए। शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार रीजनिंग होगी। रीजनिंग के बाद होगी जीके की शानदार क्लास। जीके के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन और फिर लास्ट में होगा मैथ। तो ये पूरा एग्जाम पेपर आपके सामने आ चुका है और आज आप सभी को इसको सॉल्व करके दिखाना है। कार, सड़क तो रेल, बताइए। जिस प्रकार आपकी कार सड़क पर चलती है तो रेल कहां पर चलेगी? पटरी पर चलेगी। तो पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा पटरी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। BGMR, DIOT, SNOV। तो अगला स्टेप क्या होगा? चलिए दोस्तों, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए लॉजिक क्या आपका, BCD, GHIMNORST। तो केवल आपको +2 +2 +2 +2 स्टेप आगे बढ़ना है। तो सेम हम लोग यहां पर बढ़ेंगे। STU हो गया ना, NOPOPQ, सही लिखा मैंने यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा और V, तो V से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा। तो मेरा सही जवाब क्या होगा? UPQX। कुछ गड़बड़ करें मैंने, VWX। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा यहां से। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा UPQX। तो UPQX हमें कहां दे रखा है? ये आपको दिया गया यहां पर, ठीक है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है
तो यहाँ पर देखिए चीजें लिखी हुई गायब हो रही हैं अपने आप। फिलहाल आप लोग को मैंने समझाया है, केवल आपको क्या करना है, दो स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 से आपका आता है 156, तो 14 से आपका क्या होगा, आइए आपको मैं समझाता हूं। देखिए, अच्छा ये बात है, 12 में मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा, मैं 13 हो गया। 13 की 12 से मल्टीप्लाई कराओ, 12 3 36, 3 हाथ से लगा, 12 कम 12 3 15। तो इस प्रकार 156 आ गया। अब हमें दिया गया 14, 14 में एक नंबर आगे बढ़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो बस 14 और 15 की मल्टीप्लाई करिए, 15 चौक 60, 6 हाथ से लगा, 15 एकम 15, 6 18, सॉरी 15 कम 15, 6 18 करा, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 5 5 10 और 1 21। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका 210 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 210 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं भी बिल्कुल आपके साथ दिल और दिमाग से लगा हुआ हूँ। मुझे जो भी इंपॉर्टेंट मिल रहा है, चाहे वो कोई सा पेपर हो, आपका दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर हो, आपका मिनिस्ट्रियल का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी के भी पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे कि आपका एसएससी का सीपीओ हो गया, ठीक है ना, जीडी वाला हो गया, आपका सीजीएल सीएचएसएल में इनके भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर हो जाए। चलिए आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नींबू, गाजर, चुकंदर, सलजम। तो इन चारों में आपका विषम शब्द क्या होगा, चलिए ट्राई कीजिए। देखिए नींबू एक रसदार फल है, एकदम खट्टा फल होता है। बाकी आपकी सारी रूपांतरित जड़ें हैं, जैसे कि आपका गाजर जमीन के अंदर जड़ें हैं, चुकंदर जमीन के अंदर जड़ें हैं, सलजम जमीन के अंदर जड़ें हैं। तो बाकी सब आपके जड़ें हैं, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो अन्य सभी रूपांतरित जड़ें और तने हैं जो जमीन के भीतर उगते हैं, लेकिन नींबू ये आपका ऊपर उगता है जमीन के। तो जिनका भी आंसर नींबू आ रहा है, लेमन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। चलिए लेमन जूस के बाद बढ़ेंगे आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब आप लोग बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो सबसे अलग क्या होगा, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया ऑड लेटर वाला, कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक आपका रीजनिंग में। मैं रीजनिंग डेली आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं टॉपिक बाई टॉपिक एक एक करके क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। और हमारा जो टॉपिक रीजनिंग में चला भी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका लॉजिक क्या है, ए डी और जी। तो मतलब दोस्तों साफ हो गया, यहाँ पर तो +3 आगे बढ़ रहा है। सी एफ आई +3 स्टेप आपका आगे बढ़ रहा है। जे एम क्यू +3 स्टेप है। और एस वी वाई आपका +3 है। तो सबसे अलग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसको बताइए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 17 से 12, 29 से 14, 21 से 16, 31 से 26। तो आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। 17 और 12 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, 17 में से 12 गया 5, ओके। 29 में से 14 गया आपका 15 हो जाएगा, 21 में 16 गया आपका 5, और 31 में से 26 गया आपका 5। तो बाकी सभी में जो आपका अंतर है, डिफरेंस, वो आपका 5 है। बट ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया गया, 15 है। तो इसलिए सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। मैं अक्सर आप लोग के साथ एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा डिस्कस करता हूं कि आपको 5 शब्द, 4 शब्द या 6 शब्द दिए होते हैं और इन शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। और आपके ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए 13 क्वेश्चन में आपका आएगा, पहले आएगा मैनेज। तो सबसे पहले आपका मैनेज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर मैनेज के बाद मैंगो आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका मैंगो आ जाएगा। फिर मर्ज्ड, फिर मर्जर, फिर मोबाइल। यानी कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2, 5, 4, 3, 1। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी वाला आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। एक अनुक्रम आपको दिया गया है जिसमें से एक पद आपका लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ए डी, सी ई, ई एफ, जी जी।
तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आपका लॉजिक लगेगा। अच्छा ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहला तो मेरा आई आ जाएगा, डी ई एफ जी एच, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा आई एच। ठीक है, तो दोस्तों आपका सही जवाब यहां से क्या होगा, आई एच होगा। पहले वाले में 2 स्टेप आगे बढ़ना है और सेकंड वाले में केवल आपको 1 स्टेप आगे बढ़ना है, और इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले +2 फिर +1, बस ये लॉजिक है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7, 10, 14, 19, 25 लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक आपके एग्जाम में मिसिंग नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, एक या फिर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है मिसिंग नंबर के आएंगे, तो ये आप लोग को बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब आपको बताते हैं। 7 3 10, देखिए कैसे, 7 + 3, 7 3 आपका 10 हो गया, 10 + 4 आपका 14 हो गया, 14 + 5 आपका 19 हो जाएगा, 19 + 6 आपका 25 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 32 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। पहले मैंने 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर मेरा 7 जोड़ दिया, तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, 32। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इस समय टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैं किसी के भी कमेंट को यहाँ पर नहीं देख पाऊंगा, और कमेंट अगर मुझे देखना ही पड़ेंगे तो मुझे अलग सिस्टम पर देखने पड़ेंगे, जो आपके कमेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं ना बाद में, तो मैं बाद में आपके कमेंट पढ़ लूंगा, या फिर आप वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी मेरी क्लास में प्रॉब्लम लगे। ठीक है ना, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे अलग से क्लास आपको करवानी पड़ रही है। मोहिनी जो है नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, मोहिनी नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी है। सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई की है, मोहिनी हेमा से छोटी है, तो इनमें से दूसरी सबसे लंबी कौन होगी, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया मोहिनी जो है नीता से लंबी है, तो एम फॉर मोहिनी लंबी है, किससे लंबी है, नीता से लंबी है, परंतु सरिता से छोटी है। परंतु दोस्तों आपको यहां पर क्या दिया गया है, मोहिनी जो है नीता से तो लंबी है परंतु सरिता से आपकी ये छोटी हो गई, तो सरिता से मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सरिता तथा मालिनी की लंबाई एक समान है, सरिता और मालिनी की लंबाई एक समान है, सरिता और मालिनी की लंबाई जो आपकी एक समान है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, मोहिनी नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी है, तो मोहिनी जो है नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी। अच्छा छोटी नहीं है, मैंने यहाँ पर नीचे नहीं देखी, छोटी नहीं है, गलत हो गया। एक मिनट दोस्तों रुकिए आप लोग जरा, यहाँ पर नहीं दिखा। अब देखिए फिर से, मोहिनी जो है नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी नहीं है, तो सरिता को मैं पीछे रखना यहाँ पर मोहिनी से। ठीक है ना, तो मैं लिखा यहाँ पर मोहिनी, ठीक है ना, सरिता को रखा यहाँ पर सरिता। सरिता किसके बराबर है, सरिता बराबर है मालिनी के बराबर है, तो मालिनी के बराबर लिख दिया। और कह रहे हैं हेमा जो है मोहिनी से बड़ी है, हेमा जो हो गई आपकी मोहिनी से बड़ी हो गई, तो हेमा जो है किससे बड़ी हो गई आपकी, मोहिनी से बड़ी हो गई, तो इनमें दूसरी लंबाई किसकी है दोस्तों। तो 19 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, हमें ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। एक तरफ आपको कह रहे हैं मोहिनी जो है नीता से लंबी है और एक तरफ आपका हेमा भी कह रहे हैं इससे लंबी है, तो इस चीज को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई भी लॉजिक मेरा फॉलो हो नहीं रहा है, कहीं से भी कोई भी दोनों के बीच रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। डिक्शनरीज, तो कौन सा शब्द आपका एक्चुअल में नहीं बन सकता है, तो 23 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा डिक्टेट, क्योंकि आपका DIC है, T भी है, आपका A भी है, लेकिन एक दूसरा वाला T नहीं है, इसमें केवल सिंगल T है, जबकि आपको 2 T चाहिए। अब ले चलते हैं आपको आगे दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। 5, 11, 6, 2, 13, 4, 1, 6, 8, 7, यहां पर क्या आएगा और आपको दिया गया 5। तो आप लोग लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो बताइए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 6 और 7। कैसे लगाएंगे आप लोग, देखिए अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो क्या लॉजिक यहां पर लग सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए बताइए। अच्छा, ठीक बताया आपने। 5, 11, 7, 6 और 2, 6, 7, 8, 5, 13 और 11, 13, 11, 24, ठीक है ना। 6, 4, 10, 23 और 1, 24, इनको भी जोड़ेंगे आपका 24 आ जाएगा। तो यहां पर भी आपका 24 ही आएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, 8, 5, 13, 13 और 7, 20, तो 20 और 4, 24। तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 4। क्लियर। दोस्तों यहां पर कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको। देखिए दी गई आकृति में कितने आपके त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है। दी गई आकृति में आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल काउंट करना है। तो कैसे आप लोग ट्रायंगल काउंट करेंगे, आपके 12 ट्रायंगल होंगे, 14 ट्रायंगल होंगे, 16 ट्रायंगल होंगे, या फिर आपके यहाँ पर 20 ट्रायंगल होंगे। आइए दोस्तों इनको काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। हमें पता है दोस्तों यहाँ पर 1, 2 और एक कंप्लीट वाला हो जाएगा ये। तो 3 ट्रायंगल मेरे इसमें होंगे, 3 ट्रायंगल। इसी प्रकार मेरे 3 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार मेरे 3 ट्रायंगल मेरे इसके अंदर हो जाएंगे। तो 3 3 3 3 3 9 ट्रायंगल तो मेरा ये हो गया 9, और बाकी 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। तो ये 3 ट्रायंगल मिल गए, कितना हो गया 9, 10, 11, 12, 12 ट्रायंगल मुझे मिल गए। बाकी दोस्तों एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला, दोस्तों ये वाला ट्रायंगल मिलेगा आपका, और एक ट्रायंगल आपका ये उल्टा कर लो बिल्कुल, ये मिल जाएगा। तो 1 और 1 2 मिल गए, ये तो 12, 13, 14। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, टोटल आपके इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे 14। कैसे हो जाएंगे, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक बार में समझ लीजिए आप लोग। 3 ट्रायंगल इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 ये हो गए, बाकी 1 2 3 ये हो गए, 3 चौक 12 ट्रायंगल ये, और बाकी एक कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बनेगा आपका, और एक आपका दोस्तों ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो कुल मिलाकर आपके टोटल इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। आपको कथन दिया गया कि कुछ पेन कप हैं, ये आपका आई हो जाएगा। कुछ पेन कप हैं, ये आपका आई हो जाएगा। और सेकंड देखिए कथन आपको दे रखा है कुछ कप प्लेटें नहीं है, तो ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको आई दिया गया, ओ दिया गया, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल राइट होगा, ये आप लोग बताइए। सॉरी यहाँ पर नो कप इस प्लेट दे रखा है, सम नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर कोई लिखा है, कोई, ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। अब सही है, अब यहाँ पर ओ ना होकर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कुछ पेन कप है और कोई कप प्लेटें नहीं है। तो दोस्तों आई और ई क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं। तो आई और ई का रिलेशन ओ होता है। तो कप से मेरा कप कट जाएगा, मेरा यहाँ पर बच गया कुछ पेन प्लेटें नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 35 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर आपको बताना है कि ऐसे में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका पहला दे रखा है कि कुछ पेन प्लेटें हैं, सभी पेन प्लेटें हैं, और कुछ प्लेटें पेन नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए। ऑप्शन है पहला दूसरा सही, केवल पहला सही, केवल दूसरा और तीसरा सही, या फिर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। सबसे पहले चेक करते हैं पहला वाला पॉइंट। देखिए पेन है, प्लेटें हैं, तो पेन दे रखा इधर, प्लेट दे रखा इधर, तो इन दोनों के बीच कैसे रिलेशन आप लोग का बनता है, देखिए कुछ पेन प्लेटें हैं, ये कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया है, कुछ पेन कप हैं और कोई कप प्लेटें नहीं है। तो आई और ई से आपका क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो कुछ पेन प्लेटें नहीं है और कुछ प्लेटें पेन नहीं है, तो यहां पर तो मुझे लग रहा है कि तीसरा वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी चेक किया है, और ये वाले क्वेश्चन में जो है दोस्तों आपको ऑप्शन गलत दिए गए हैं, अभी मैंने चेक किया यहाँ पर। तो ये सारे आप लोग के पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे।
ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपका, अभी मैंने आपको ये बताया था कि आई और ई आपका ओ होता है, तो आपका कप से कप मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या जाएगा, कुछ पेन प्लेटें नहीं है, ये तो मेरा बन रहा है, या तो अगर कुछ पेन प्लेटें नहीं है या फिर अगर कुछ प्लेटें पेन नहीं है, तो ये तीसरा वाला आपको दिया गया है, ये वाला राइट हो जाएगा। और सभी वाला तो बन नहीं सकता, तो ये वाला रॉन्ग रहेगा। और कुछ पेन प्लेट है, तो ये वाला आपको दे नहीं रखा है, ये मेरा बन चुका है, वरना मेरा आंसर ये आता, क्योंकि पेन प्लेट यहाँ पर भी, पेन प्लेट यहाँ पर भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट लेकिन बनना नहीं चाहिए था, तो मेरा आता आइदर और वाला लग जाता। तो इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, केवल तीसरा वाला मेरा पॉइंट राइट होगा, केवल तीसरा वाला। ओके, तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, केवल तीसरा पॉइंट राइट है और एसएससी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन आपको गलत दिए गए थे। इसका सही जवाब क्या होगा, केवल आपका तीसरा वाला पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आएगा। एक आपको आकृति दे रखी है और इस ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने के बाद कैसी आकृति जैसे दिखाई देगी, इसको बताइए। पहली जैसी, दूसरी जैसी, तीसरी जैसी या फिर चौथी जैसी। तो मैंने एक लगाने का तरीका आपको शायद समझाया हो, आपको याद हो गया तो पता होगा। जैसे कि ए का उल्टा क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ए के अपोजिट साइड में क्या होगा, ए के विपरीत फलक पर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार ई के विपरीत फलक पर क्या होगा, ई के विपरीत फलक पर आपका सी हो जाएगा। और बी वाले के विपरीत फलक पर आपका क्या हो जाएगा, बी के विपरीत फलक पर आपका एफ हो जाएगा। तो ए और डी साथ नहीं हो सकते, सी और ई साथ नहीं हो सकते, और एफ और बी साथ नहीं हो सकते। तो अब आपको क्या निकालना है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग। तो पहला वाला ऑप्शन चेक कीजिए, आपको दिया गया यहाँ पर ए सी एफ। तो दोस्तों ए सी एफ तीनों अलग अलग, पहला वाला तो मेरा बन सकता है। अब इसको देखिए बी एफ, कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर ये एफ लिखा हुआ आपका एफ है, ठीक है ना। ये लाइन मैंने नीचे ऐसे बनाई थी इस तरीके से। तो दोस्तों बी और एफ ये आपके साथ में आ गए, तो ये वाला नहीं बन सकता। अब देखिए आप लोग ई सी डी, तो ई और सी देखिए यहाँ पर ई और सी साथ में रखे हैं दोस्तों, तो ई और सी साथ में दे रखे हैं, इसलिए नहीं बन सकता। अब ए डी बी और ए और डी, दोस्तों देखिए यहाँ पर ए और डी यहाँ पर साथ में रखे हैं, तो इसलिए हमारा ये वाला भी नहीं बन सकता। तो क्लियर हो इतनी बात। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ना तो मेरा दूसरा बनेगा, ना तीसरा, ना चौथा, केवल मेरा पहला वाला बन जाएगा। तो दोस्तों तरीका क्या है पहचानने का, इसका तरीका यही है कि तीनों में से एक एक पॉइंट हो। जैसे कि यहाँ पर एक जगह रखा है ए, तो ये पहले वाले में से एक पॉइंट मिल गया, दूसरे में से हमारा सी मिल गया दोस्तों, दूसरे में से एक पॉइंट मिल गया, और तीसरा दे रखा आपको एफ, ये तीसरे में से मैंने एक पॉइंट मिल गया। तो तीनों में से एक ही पॉइंट हो, दो पॉइंट नहीं होंगे। अगर दो पॉइंट होंगे तो बनेगा नहीं कभी भी, तो इसलिए केवल पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी शूज आर नॉट ऑफ क्लोथ्स। तो दोस्तों कितने जूते जो आपके कपड़े के नहीं बने हुए हैं। तो 39 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए, पुरुष के जूते जो कपड़ों के नहीं है को ऐसी संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है जो आयत और वृत्त में विद्यमान हो परंतु ट्रायंगल से बाहर हो। क्योंकि ट्रायंगल वाला आपका क्या है, कपड़े का नहीं बना हुआ दोस्तों, तो ट्रायंगल को मैंने हटा दिया। तो मैंने ट्रायंगल को यहां से क्या कर दिया, इसको गायब कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया सब कुछ हो जाए लेकिन वो कपड़े का नहीं होना चाहिए, तो मैंने ट्रायंगल को कट कर दिया, कट कर दिया। आप बताइए यहां पर हाउ मेनी शूज आर नॉट क्लोथिंग, तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे यहां पर बताइए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, शूज के लिए आपको ये वाला सर्कल दे रखा है, और इसमें दोस्तों ये देखिए 39 नंबर आपको दिया गया है ना, यही तो नंबर आ रहा है बीच कॉमन, तो ये वाला हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो पुरुष के जूते जो कपड़ों के नहीं है कितने हैं, 39 है। तो ये पुरुष में भी आ रहा है, कपड़े जूते में भी आ रहा है, लेकिन कपड़े के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा 39। चलिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, इसको बताइए। चलिए सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। बिल्कुल आपने सही बताया, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट होगा, ये लाइन ऐसी जाएगी आप लोग की, छोटा एंटीना बड़ा एंटीना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड क्लास।
अच्छा दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या याद रखा है। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति से दिखाई देगा, इसको देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। एक पेपर लिया, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर यहां से मैंने कट लगाया, तो ये वाला मेरा कट जो यहाँ लगा हुआ है, जब इधर पेपर को ओपन करो तो मेरा ये कट इधर भी आ जाएगा दोस्तों, और इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये कट मेरा इधर भी आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कोई डिजाइन बनेगा। यहाँ पर है, इसमें 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 दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये बीच में होल आ रहा है आपका रेक्टेंगुलर शेप में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए दोस्तों, इसको बताइए। हाँ, सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। और जिन लोगों को वीडियो आज की पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ये लगा है मिरर आपका, तो इसका जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब क्योंकि नीचे लगा ना दोस्तों, ये आपका डिजाइन जा रहा है हमारा, तो ये वाला डिजाइन इस तरीके से हमारा जाएगा। तो कौन सी वाली आकृति आपकी बनाई देगी, दिखाई देगी, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये लाइन मेरी इधर जा रही है दोस्तों, तो ये लाइन मेरी इधर जाएगी, ये इधर, तो ये लाइन इधर, तो ये तो हमारा उल्टा हो गया, ये नहीं बन सकता। ये वाला ऐसे जा रहा है, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मेरी जो आकृति मेरी है इस तरीके जानी चाहिए। ये जा रही है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये डिजाइन में देखिए इस तरीके से आ रहा है ना हमारा। तो नीचे वाला डिजाइन में देखिए किस तरीके से बनेगा, ये देखिए इस तरीके से मेरा बन रहा है। तो इसलिए मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब बात करेंगे सामान्य जानकारी की, जीके की। जीके में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी या फिर बोथ। तो बिल्कुल आपने सही बताया मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय और तृतीय दोनों में। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए अब आप लोग यहां पर बताइए दोस्तों, यहां पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि PMGSY की फुल फॉर्म क्या है। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे 52 क्वेश्चन की तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो P फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, G फॉर ग्राम, S फॉर सड़क और Y फॉर योजना। तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको बताइए। एक तरफ सारे आपको संस्थाएं दे रखे हो, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान, तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। जितनी भी दोस्तों तमाम संस्थाएं थी राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और इनके मुख्यालय, तो ये कहां कहां पर है इसको आपको मिलाना है। तो चलिए दोस्तों ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड जो आपको दिया गया IMF, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा आपका, जिनेवा में हो गया। ADB, मैंने क्वेश्चन डेली मैं करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना, आपका टेक्नी वाला। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय वो आपका कहां पर है, तो बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका जो है मंडालुगियोंग फिलीपींस में है, तो ये फिलीपींस हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय आपका दक्षेश काठमांडू में है। तो सही जवाब क्या होगा, BADC। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब होगा BADC। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। क्या आप जानते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो 54 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं। चलिए इसको बताइए, यहां पर भारत में कितनी आपकी जो है CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, नवरत्न कंपनी है।
भारत में कितनी आप लोग के जो है सीपीएसई नवरत्न कंपनियां, 16, 17, 18 या फिर 21? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन की तो आपका सही जवाब होगा 17। ठीक है ना। चलिए, किस देश में आपका फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? जापान, रशिया, इटली या फिर चाइना? 56 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, इटली। एक राजनीतिक विचारधारा और सामूहिक आंदोलन के रूप में 1919 और 1945 के बीच दक्षिण और पूर्वी यूरोप में फांसीवाद का वर्चस्व रहा और इसकी जो शुरुआत है ये इटली से हुई है। और इटली का प्रथम फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी पार्टी का जो नाम था लैटिन शब्द फेसेस से लिया है। ठीक है ना। तो इसके प्रथम जो नेता थे फांसीवादी नेता, नोट दिस पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले। तो प्रथम फांसीवादी नेता क्या नाम था इनका? अभी मैंने आपको बताया, इनका नाम था वेनिटो मुसोलिनी। ठीक है ना। तो यही है जो पहले नेता फांसीवाद के, और इस सिद्धांत का शुरुआत कहां से की गई है? तो ये देश आपका जो है इटली है। तो किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ है? आपका इटली में। और इसके जो प्रथम फांसीवादी नेता हैं क्या नाम है इनका? बेनिटो मुसोलिनी। याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? रिची, लॉग? तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा? रिची। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है पहले भी। तो दोस्तों कस्टमरी राइट्स, ठीक ना, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स कस्टमरी राइट्स? तो प्रथागत कानून का समर्थन कौन करता है? डेनिस रिची। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? भारत में वित्तीय आपातकाल या कोई भी आपातकाल हो, ये आपातकाल का सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो ये सारी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट के ऊपर है। लेकिन बात करेंगे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आता है आपका आर्टिकल नंबर 360 में। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 360 में आपका वित्तीय आपातकाल आता है। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए आज का एक बहुत ही महान प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? Which among the following is also known as Chief Law Officer of Government of India? तो किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी को, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया, किसको बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 5 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर्स और 60 ईयर ऑफ एज लिमिट दे रखी है आपको ये, या फिर 6 ईयर ऑफ और 65 ईयर्स ऑफ एज। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। आपका सही जवाब होगा 6 साल का, या फिर 65 वर्ष की उम्र अगर पहले हो जाएगी तो पहले भी इनको जो है रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है भारत के किस राज्य में आपका जो है स्थित है? लक्षद्वीप का आपका जो उच्च न्यायालय है ये भारत के जो है किस राज्य में आपका स्थित है? तो 62 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 62 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। तो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय आपका है भारत के किस राज्य में है? तो ये राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य आपका? केरल हो जाएगा। तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय आपका क्या हो गया? केरल में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ओके साथियों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पढ़ने और पढ़ाने के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमें अक्सर आती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई आप लोग की नहीं रुकेगी। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, और इसको आप लोग यहाँ बताएगा कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा जो है ही किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन जो है विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। ही लिखा है आपका, बिल्कुल इसी से ही किया जा सकता है। देखिए
तो आप गौर फरमाइएगा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 368, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है संसद को प्रदान किया गया है, और संसद द्वारा संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल नंबर 368। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस एग्जाम। अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत, ये किसने शुरू किया था? दोस्तों, पत्र और पत्रिकाएं वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने जो है मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत शुरू किया, किसने किया बताइए? तो बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था, बताइए? दिल्ली सल्तनत पर आपका जो है खिलजी वंश था, आपका मामलुक वंश था, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। 5 राज्यों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। तो इसमें आपका गौरी वंश नहीं होगा, आपका गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका नहीं होगा। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या दिया गया इसको आप लोग बताइए मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये आप लोग मुझे यहां पर बताइए, ठीक है ना? चलिए तो अब आपको बता दें यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए 66 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। क्या होगा आपका सही जवाब? लॉर्ड कर्जन। कौन वायसराय थे भारत के? तो जब भारतीय महाविद्यालय अधिनियम को पारित किया जा रहा था तो पारित होने के दौरान जो थे भारत के वायसराय थे आपके कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन से कर्जन? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है ना? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। इन्हें लिविंग सेंट भी कहा जाता था, लिविंग सेंट, जिसको बोलते हैं जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? दोस्तों अब आप लोग यहाँ बताइए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? आइए आपको बताते हैं। सत्य शोधक समाज आपका 24 सितंबर 1873 को, वो दिन कौन सा है आपका? ये तारीख है आपकी 24 सितंबर 1873। नोट दिस पॉइंट। तो सत्य शोधक समाज की बात कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे भारत में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था है, और इसका जो उद्देश्य है समाज के कम विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना है। तो जो भी यहाँ पर निम्न वर्ग के हैं तो इनको इनका शोषण होने से, इनका उत्पीड़न होने से मुक्ति दिलाना है, और यह मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता और सरल धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ स्थापित किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले, याद रहेगा आपको। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिराव फूले जी ने की है। कब की है? 24 सितंबर 1873 में की है। और कहां की है? तो पुणे में की है। कहां की है इसकी स्थापना? पुणे में की है। ये 3-4 क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत लगे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। एक तरफ आपको दिया गया माउंटेन रेंज और एक तरफ महाद्वीप, इनको मिलाइए। आपका हिमालय, एडीज और रॉकी। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताइए, हिमालय आपका जो एशिया में है, हिमालय हो गया आपका एशिया का पर्वत हो गया, ठीक है ना? एंडीज दुनिया में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों से निरंतर हाईलैंड बनाती है। तो ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। एडीज दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, सही लिखा ना मैंने? रॉकी ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी कनाडा से दक्षिण अमेरिका तक फैली हुई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना? तो इस समय दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है तभी आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आ रही होगी,
तो बोलने में दिक्कत इसलिए लग रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस समय जो है मौसम बहुत खराब चल रहा है। तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह मशीन की तरह लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी मशीन में जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे मेरे अंदर भी जो है अभी फीवर मुझे आ रहा है। तो मैं फिर भी क्लास इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग की क्लास मिस ना हो। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहेगा, और यकीन मानिएगा दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आप एक एक क्वेश्चन को पढ़कर जाएगा अपने इस एग्जाम के लिए। अब की बार दिल्ली पुलिस पार हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो बस डरने की है क्या बात, पढ़ते चले जाइए आप लोग, तो हम सब हैं साथ। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, आइए जानते हैं। तो आपका सी, फिर ए, फिर बी। तो सी ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो 70 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 21 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस के कारण होती है? चलिए बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताएंगे। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? वेरी गुड, आपने सही बताया, नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? चलिए ट्राई कीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है आपके अरस्तु जी को। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव के में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन ए, के, सी या फिर ई? तो विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य विटामिन है वो है आपका विटामिन के, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन समूह में से एक है। यह एक आपका रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कहीं कट जाने पर अनियंत्रित रक्तस्राव होता रहता है। तो कभी कभी हमारी बॉडी में कहीं पर भी, उंगली में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड बहने लगता है। तो दोस्तों जो विटामिन के होता है, इसको कुछ समय के बाद हमारे ब्लड को जमा देता है, ताकि रक्त का स्राव वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो हमारा ब्लड ऐसे फ्री में बह जाए। तो जिनका भी आंसर विटामिन के आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन के। अब बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आइए देखते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर के आपके एग्जाम में जो करीब करीब 10 क्वेश्चन आएंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, आज मैं उन कुछ प्रश्नों को आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम केवल यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और आप लोग के ये यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी आ चुके हैं। साथ ही साथ यूडी और एलडीए के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आईआरसी की फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताइए। आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। तो आईआरसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिले चैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब होगा कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? चलिए ट्राई कीजिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार। तो दोस्तों प्रकार आपको ऐसे दिए गए हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। सिलिकॉन चिप को सेमीकंडक्टर कहते हैं। मैग्नेटिक टेप पर स्मृतियां अंकित होती है। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का नियंत्रण कंप्यूटर होता है, और ऑप्टिकल भी स्मृति का कार्य करता है। तो आपका सही जवाब होगा सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ये सब आपके मेमोरी के टाइप दिए गए हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों एक बहुत ही चिल्ड्रन प्ले क्वेश्चन है, बच्चों वाला। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? हालांकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
ये क्वेश्चन आपका पीसीएस प्री में भी आ चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी होता है ना ऐसे, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हलवा होते हैं। तो 1 + 1 का बाइनरी एडिशन क्या होगा? देखिए 1 + 1 आपका होता है 1 0, ये आपका है बाइनरी एडिशन। तो 1 + 1 का मतलब क्या होता है? 1 0 होता है। तो यहाँ पर 0 होता है योग और 1 कैरी में आता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 0 एंड 1 कैरी। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असेंबलर। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस डॉस का सबसे पहले विमोचन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आपने सही बताया मेरे प्यारे साथियों, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर। कंपाइलर जो आपका है सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है। तो जिनका भी आंसर कंपाइलर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे मैथ की। मैथ के किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, विच वैल्यू अमॉन्ग 4 रूट में 7, रूट 3 रूट में आपका, क्यूब रूट में आपका 11 और 12 रूट में आपका 1257 इज द लार्जेस्ट। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैंने इस टाइप के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि हमारे ये 4 रूट में है, ये 3 रूट में, और ये आपका 12 रूट में दे रखा है। ये 4 रूट है, क्यूब रूट है, ये 12 रूट है। तो सबसे पहला काम है 4, 3 और 12 का एलसीएम निकालिए आप लोग, एलसीएम। तो 4 3 12 का मेरा एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 4 को 12 बनाने के क्या करेंगे? 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वही पावर लगा देंगे। तो 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 343। 11 की पावर 4, ओके ना। तो 11 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 11 11 से 121, और 121 से करीब करीब ये आ जाएगा आपका 14641, यही आ जाएगा। और रखा ये 1257, तो ये तो 1257 की पावर 1 लग जाएगा, तो आपका 1257 लिखा है, 1257 आ जाएगा। तो इन तीनों में आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 14,000 वाला सबसे बड़ा दे रखा है, इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 वाला। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है क्यूब रूट 11 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिना समय गवाए बताएंगे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक तरीका पहले ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके से दे रखा हो, रूट के अंदर दे रखा हो आपको 1 + 1/n² प्लस 1/n+1 का होल ऑफ स्क्वायर, अगर ये सीरीज रखी हो जैसे कि 1 अपॉन रूट के अंदर 1 + 1/n² प्लस 1/n+1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसका तरीका क्या होता है ओपन करने का? n+1 बाहर +1, नीचे भी आपका आ जाएगा n+1। तो बस इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, ये है शॉर्टकट ट्रिक, ये है आपकी शॉर्टकट ट्रिक। तो यही आपको नीचे दे रखा है, तो आपको यही तो दे रखा है 1 + 1/n² प्लस 1/n+1। तो आपका देखिए 2 फिर 3, 3 और 4, 4 और 5। चलिए दोस्तों, तो मैंने तरीका आपको क्या बताया यहाँ पर? n का मान यहाँ पर कितना रखा है आपको? 2 रखा है, 2, ठीक है ना। n+1 2 और 1 3, और बाद में क्या करना आपको? +1 लगाना, नीचे आ जाएगा आपका n और n+1, तो 2 × 3 आ जाएगा, प्लस 3 × 4 प्लस का 1, और नीचे आ जाएगा 3 × 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 4 × 5 प्लस का 1, 4 × 5। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने इसमें ट्रिक अप्लाई कर दी, ये वाली ट्रिक लगा दी। तो 2 3 6 और 1 7, 7 आ जाएगा, 7/6, ठीक है ना। 4 3 12 और 1 13, 13/12, 13/12, 4 5 20, 21/20 हो जाएगा, सही है ना। चलिए तो अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर लेकर आइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों
आप लोग मुझे बताइए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33/10 सॉल्व करने के बाद। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 33/10। तो बिना सीधे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, अगर किसी का भी सॉल्व करने के बाद 33/10 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैथ बहुत आसान रहेगी, कांस्टेबल वाले लेवल से रहेगी, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैथ में आपको परेशान नहीं होना है। मैथ को अगर आपको हराना है तो प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है फिर भी लगा कर देखिए, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर सेम टाइप का करिए, करते 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 आपको चीज आने लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में लगा माइनस। तो आपका यहां से सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर आपको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा हो माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा हो, तो आपका क्या आता है। तब दोस्तों आपका आता है 4ab। क्या आता है, आपकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर आपका 4ab होता है। तो ले लिया 4, a का मान कितना है 203 है, और b का मान कितना है आपका 107 है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 7 या 21, 1 चौक 44। तो आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर 4, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई आएगा तो मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई से हम लोग बच नहीं सकते। तो 4, 203 और 107 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 8, 6, 8, 8, 4। ठीक है ना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको आप लोग बताइए दोस्तों। 4, 6n ये भाजक 18 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो n का मान क्या होगा। 18 का मतलब क्या होगा आपका 9 दूनी 18। आपका वो 9 से कटे 2 से कट जाए, तो 2 से कटने के लिए हमारे देखिए उसको 2 दे रखा है, 4 दे रखा है और 8 दे रखा है। ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किया हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो 4, 6 यहां पर क्या रखें कि मेरा 9 से कट जाए, तो 6, 4, 10। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 9 से डिवाइड हो जाए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहां पर अगर हम यहां पर 8 रखते हैं तो 10 और 8 18 बनेगा, 9 दूनी 18 आएगा, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 8। तो अगर आप लोगों में से फोर्थ क्वेश्चन का किसी का भी अगर आंसर यहां पर 8 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए। अमन तथा रमन मिलकर एक काम को 30 दिन में, अमन प्लस रमन मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि रमन और मनन ये उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, जबकि मनन और अमन 45 में। मनन प्लस अमन आपके 45 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या है, 30, 36 और 45। तो इसका एलसीएम निकालिए, आपका एलसीएम यही टोटल काम होता है। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 180, 3 छंग 18, 6 बचेगा, 36 पंजे 180 और 45 चौक 180। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए 2 बार ए आ रहा है, 2 बार आपका आर है, 2 बार एम है। तो 6, 4, 10, 5, 15। तो 2 अमन रमन और मनन बराबर हमारा 15 हो जाएगा। तो अमन प्लस रमन प्लस मनन इन तीनों की क्षमता हो जाएगी 15/2। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल काम 180 है, तीनों की क्षमता है 15/2 ऊपर आ जाएगा। तो 15 एकम 15, ठीक है ना। आपका 3 बचा, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24। अगर तीनों मिलकर भी लग जाएंगे ना तो वो काम हमारा 24 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 24। ठीक है। चलिए इसको बताइए। एक साइकिल का जो अंकित मूल्य है 36,800 रुपए है। एक साइकिल का जो अंकित मूल्य है कितना है, इतना आपको दिया गया है। अब 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं 24% का, ठीक है ना। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, चलिए बताइए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 100 में से हम लोग क्या करेंगे 24 को हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 100 में से 24 को हटाएंगे तो हमारा 76 बचेगा। तो बस ये जो आपको एमआरपी दे रखा है इसका 76% निकाल लीजिए, तभी डिस्काउंट आ पाएगा। तो 36,800 इसका निकालना है 76/100। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे
76 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 से, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, 6 8 48, 8 6 9 7 2। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 27,968 रुपए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल आपका सही, ठीक है ना। तो जिसका भी क्लास में आंसर सी वाला आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपए है 1476 रुपए का बेचा जाता है, तो छूट की प्रतिशत क्या होगा इसको बताइए। देखिए 1800 रुपए की चीज है और आप अगर इतने का बेचोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो आपका जो अंतर हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो बस 1800 रुपए पर हमने x% का डिस्काउंट दिया जो कि 324 है। तो बस इसको सॉल्व कर लें, 0 0 कट जाएगा हमारे यहाँ से। 18 जब 324 तो x बराबर मेरा आ जाएगा 18%। तो छूट का प्रतिशत कितना हमारे दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 18%। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 18 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:11 है। तो 5 और 11 दे रखा है। यदि दोनों में 10 की वृद्धि कर दी जाए, अगर 10 की वृद्धि कर देते हैं तो मेरा अनुपात जो है 7/13 हो जाता है, 7:13 हो जाता है। देखिए दोस्तों 5 और 6 11, 7 और 6 13, सही ना। 6 5 11 और 7 6 13, सही है। यहाँ पर भी 6 आदमी, यहाँ पर भी 6 आदमी, बात खत्म हो गई। अब 7 में से चाहे 5 घटाइए आप लोग, चाहे 13 में से 11 घटाइए। 5 2 7 और 11 2 13, सही है। तो 2x बराबर आपको 10 दिया गया है, 2 पंजे 10, x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 11 5 16, 16 पंजे 80। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 80। चलिए सो लगाइए आपका अगला क्वेश्चन देखिए। 3p बराबर 5q बराबर 15r, तो p अनुपात q अनुपात r की वैल्यू क्या होगी, चलिए बताइए। कभी भी अगर ये सब आपको मल्टीपल में दे रखे हो जैसे कि 3p 5q और 15r, तो इसको लिखना आपको 1/3 अनुपात, अगर आपको p q r निकालना तो क्या करेंगे 1/5 अनुपात 1/15। तो 3 5 15 का जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बात खत्म हो गई। अंदर भेज दी मैंने, यहाँ पर हर तरफ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 तियां 15, 15 एकम 15, इधर बचा 5, इधर बचा 3, इधर बचा 1। तो मेरा सही जवाब क्या होगा 5:3:1, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए आप लोग। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हो फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, करते 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 आपको n का क्यूब तक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आपका n + 1 अपॉन का 2, ठीक है ना, और पूरे का हमारे क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा 13, तो लिखेंगे 13, 13 और 1 14/2 और पूरे का स्क्वायर, सही लिखा मैंने यहाँ पर। तो 2 7 14, 13 7 91, सही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 13 7 मेरा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यही मेरा फॉर्मूला था आपका n + 1 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा आगे कितना आ गया 91 आ गया, 91 का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 91 का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर योगफल, क्या आया योगफल हो गया। हमें क्या करना औसत, तो औसत निकालना है औसत। तो औसत बराबर मेरा हो जाएगा योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल दे रखा है 91 × 91 मतलब स्क्वायर आपका, और आपकी संख्या कितनी 13 है। तो बस इसको एवरेज में बदलिए, 13 एकम 13, 13 7 91, 7 एकम 7, 7 9 63। तो आपका सही जवाब होगा 637। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये है आपका आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। चलिए तो आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। यदि एक आयत की लंबाई में 20% कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको।
पहले 20% की कमी कर रहे हैं, फिर 40 की कमी कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 40 अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 40 50 60 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आपका माइनस का 52 हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्र में कितनी कमी हो जाएगी? 52% की कमी हो जाएगी। माइनस का मतलब होता है, माइनस किस बात का संकेत है? कमी का। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा 52% की आपको कमी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बन रही है आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।